हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप मेरे पुराने वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे और आपके थोड़े बहुत हेल्प भी की होगी उन वीडियोस ने। और आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 2 हमारे मटेरियल्स के ऊपर ही। एक वीडियो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, वो वीडियो थी मेरी चैप्टर 1 के ऊपर, मतलब कि मटेरियल्स के ऊपर हमारा चैप्टर 1 था कि आप जब 3ds मैक्स में वर्क करते हो या आप किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में वर्क करते हो तो आप किस तरीके से अपना मटेरियल सेलेक्ट करें और किस तरह उसको डालें। तो वैसे ही उसी का एक चैप्टर 2 है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कहाँ से आपको टेक्सचर पिक करने हैं, कहाँ से किस तरीके से उनको निकालना है। आज हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में, जब आपको फैब्रिक का मटेरियल डालना होता है तो उस फैब्रिक के मटेरियल को आप कैसे निकालते हो, कहाँ से निकालते हो, कहाँ से उसको लगाया जाता है और किस तरीके से लगाया जाता है, ताकि वो आपका एक रियलिस्टिक व्यू दे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो एक मॉडल है मेरा वो ऑलरेडी रेडी है। उस मॉडल में मैंने बेड का जो बैक पैनल है उसमें एक वेलवेट का मटेरियल लगाना है। तो मैं पिंटरेस्ट में जाके एक वेलवेट का टेक्सचर मैं निकाल के लेकर आऊँगी। जनरली ये चीज़ होती है कि जब भी आप कोई चीज़ पिंटरेस्ट से सर्च करते हैं, तो मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि पिंटरेस्ट में वही चीज़ें अवेलेबल है जो मार्केट में टेक्सचर्स ऑलरेडी होते हैं। बिकॉज पिंटरेस्ट में मेरा खुद का चैनल है तो मैं भी वही चीज़ें डाल रही हूँ जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। ऐसे ही उनमें, क्योंकि पिंटरेस्ट को लोग अपनी मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं और अपना ट्रैफिक जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें वो चीज़ें डली हुई हैं जो एक्चुअली आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगी, या फिर उससे मिलता जुलता आपको कोई ना कोई चीज़ आपको मार्केट में मिल ही जाएगा। तो ट्राई कीजिएगा कि आपको जब भी कोई टेक्सचर्स पिक करना हो, या तो आप ऐसा करिए कि आपके क्लाइंट ने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये टेक्सचर चाहिए, तब आप गूगल पे उस टेक्सचर को डालो और वो टेक्सचर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जैसे मेरे क्लाइंट ने एक टाइम पे मुझसे चेस्टर करके एक कंपनी है, उसके सोफ़ाज़ बनवाए थे, तो मैंने उन्हीं की कंपनी से जाके उन्हीं के फैब्रिक्स को निकाल लिया था और उनको मॉडल में कन्वर्ट कर दिया था। मैं वीडियो के एंड में आपको वो रेंडर और वो पिक्चर्स दिखा दूंगी जैसे भी थी। अब क्या करना है, आपको वेलवेट का टेक्सचर सर्च करना है। वेलवेट का टेक्सचर सर्च करने के बाद जो भी आपको वेलवेट का टेक्सचर आपको समझ में आता है आप उसको लगाइए, जो भी चूज़ करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी एक डाउनलोडेड है, बट मैं आपको जस्ट एक वेबसाइट दिखाने की वजह से मैं आपको ये वाली चीज़ दिखा रही हूँ। सेम वही टेक्सचर जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं उसी टेक्सचर को सामने आपके दोबारा री डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे काफ़ी अच्छे शेड्स आते हैं वेलवेट में, और भी बहुत सारे शेड्स हैं, लेकिन आप चाहो तो ये वाले शेड्स से अपना काम चला सकते हैं अपने विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इनको हम राइट क्लिक करके सेव इमेजेस, जहाँ भी आपको सेव करना है, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाए तो इस तरीके से अपना प्रोजेक्ट, अपने टेक्सचर्स हमेशा एक ही फोल्डर के अंदर रखें। उससे क्या होता है कि अगर आपको सपोज़ कि आपकी जो फाइल है वो आपके लैपटॉप पे रेंडर नहीं हो पा रही है, वो रेंडर नहीं होने की वजह से आप उसको किसी और को शेयर करते हैं, तो आपको ना वो पूरा फ़ोल्डर शेयर करना पड़ेगा, ताकि वो मटेरियल आपके फ़ोल्डर में ना रह जाए, यानी कि आपके लैपटॉप पे ना रह जाए और फाइल किसी और के लैपटॉप पे चले जाए। तो ऑब्वियसली जो भी मटेरियल आपने जिस भी एड्रेस से पिक करके अपनी फाइल में लगाया था, वो एड्रेस आपके अंदर लैपटॉप के अंदर का था। अब जब आप उन्हीं टेक्सचर्स को चाहोगे कि अगले के लैपटॉप में चले, तो वो नहीं चलेंगे। और ऐसा भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ट्राई करो कि आप एक ही फोल्डर के अंदर अपने सारी चीज़ें डालो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हंटिंग ना करनी पड़े इधर उधर टेक्सचर्स के लिए डालने के लिए। तो कुछ नहीं करना, एक फ़ोल्डर बनाओ, उस फ़ोल्डर के अंदर आप अपनी फ़ाइल को भी सेव करो, उसी फ़ोल्डर के अंदर आप अपने टेक्सचर्स को भी सेव करो, ताकि जब भी आप टेक्सचर्स डालो तो वो आपकी फ़ाइल में सेव रहें। इसके बाद आप उसको पिक करके, ऑब्वियसली डाउनलोड किया था, मेरे पास ऑलरेडी पहले से था तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। अब क्या करना है, मेरा ये जो ब्लॉक है ये ऑलरेडी क्या कहते हैं उसको, ग्रुप में है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप लोग चीज़ों को ग्रुप में बनाते हैं, मतलब कि आप कोई मॉडल डाउनलोड करते हो, मॉडल डाउनलोड करके आप डालते हो, तो वो चीज़ें ग्रुप में होती हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने एक साइट टेबल बनाया, एक एलसीडी यूनिट बनाया, हम उसको ग्रुप कर देते हैं ताकि वो चीज़ें हमारी मिसप्लेस ना हो। तो हम क्या करेंगे, कभी भी इस चीज़ को अनग्रुप नहीं करना। अनग्रुप करने से क्या होता है कि सारी चीज़ें बिखर जाती हैं, आपको एक एक चीज़ बार बार पिक करनी पड़ती है। तो इससे बेटर है कि आप सेलेक्ट करो अपने ऑब्जेक्ट को, ग्रुप में जाओ और आप उसको ना ओपन कर दो। उसको अनग्रुप करने की जगह आप उसको ओपन कर दो, वो ज़्यादा आपके लिए ठीक है। ओपन करोगे तो वो रहेगा ग्रुप में ही, बस आप उसके टेक्सचर्स को इस तरीके से आप ओपन करो और आप उस टेक्सचर्स को
मतलब जैसे आपका टेक्सचर का काम खत्म हो गया, आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, वापस आओ, नीचे आपका क्लोज का ऑप्शन आएगा, आप उसको क्लोज कर दो, ये आपका दोबारा ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बारी बारी से ओपन कर लिया सारा। अब मेरा जो बेड है, बेड में मेरे बहुत सारे ग्रुप बने हुए थे ऑलरेडी। तो मैंने जैसे अभी बेडशीट का अलग है, मेरा हेडबोर्ड अलग है, इसमें एक हल्का सा गोल्डन बीड्स है वो अलग है, तो उसको मैं मटीरियलाइज करूँगी। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और मटेरियल पे जाएंगे। मटेरियल पे जाने के बाद एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि अगर आपका वीरे मटेरियल जब आप बाय डिफ़ॉल्ट खोलते हो तो वो कुछ इस तरीके से खुलता है। तो जब इस तरीके से खुलता है तो आपको इसको वीरे में ले जाना पड़ता है। तो वीरे में ले जाने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग लेटेस्ट वर्जन्स पे काम कर रहे हैं उनके में ये बाय डिफ़ॉल्ट वीरे पे लग के आए, मगर जब मैं काम कर रही हूँ तो मैं 2014 में ही काम करती हूँ और 16, 17, 18, 22 तक हम लोग काम करते हैं। बट लोअर पे हम इसलिए काम करते हैं बिकॉज मेरा सेटअप उसमें काफ़ी अच्छे से सेट है। और दूसरी चीज़ ये है कि आउटपुट से फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपका आउटपुट कैसा निकल के आ रहा है। आउटपुट आपका 14 में अच्छा आ जाए, 10 में अच्छा आ जाए, 22 में अच्छा आ जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम जाएंगे स्टैंडर्ड से। पहले आप रीनेम कर लीजिए जो भी मटेरियल है आपका। ठीक है, मतलब जो भी मटेरियल जिस पे भी अप्लाई करोगे, स्टैंडर्ड से वीरे मटेरियल पे जाएंगे। वीरे मटेरियल पे जाने के बाद जो डिफ्यूज़ है, डिफ्यूज़ दो काम करता है, ये मैंने पहले भी बताया है। डिफ्यूज़ आपका काम करता है, अगर आप जो वाइट पोर्शन है उसका, उस पोर्शन को अगर आप क्लिक करते हैं तो उस पोर्शन से आप कलर बना सकते हैं किसी भी चीज़ के। लेकिन अगर आपको मटेरियल चाहिए जो कि आपके लैपटॉप के अंदर है या आपके अंदर किसी फोल्डर में है, तो आप क्या करेंगे, डिफ्यूज़ के आगे एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप स्टैंडर्ड पे जाएंगे। स्टैंडर्ड से आपका बिट मैप आता है, इस बिट मैप से आप अपने सिस्टम पे चले जाएंगे। सिस्टम पे जाएंगे तो आपका जहाँ भी वो फोल्डर है आप उसको लेकर आए और आपका मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा। अब आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट असाइन योर मटेरियल टू योर सिलेक्शन। और हमेशा ध्यान रखना कि ये जो शो शेडेड मटेरियल इन व्यूपोर्ट इसमें लिखा हुआ है, ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप मटेरियल अप्लाई करते हैं और मटेरियल अप्लाई करने में वो दिखाई नहीं देता। तो जब वो दिखाई नहीं देता तो उसका मतलब ये नहीं कि मटेरियल आया नहीं होता। तो आपने सिर्फ ये करना है, शो शेडेड मटेरियल इन व्यूपोर्ट। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी मटेरियल है वो आपका व्यू पोर्ट पे दिखाई दे। व्यू पोर्ट का मतलब है वो एरिया जहाँ पर आप ड्राइंग कर रहे हैं अपनी। ठीक है, इसको आप ऑन कर देंगे तो आपकी ये वाली जो चीज़ है ये आपको दिखाई देने लगेगी। समझे? अगर आपका मटेरियल एडजस्ट नहीं है तब आप UVW करेंगे, अदरवाइज आप UVW को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसके लेग्स में वुडन टेक्सचर डाल देती हूँ जस्ट फॉर टेक्सचर डिटेल्स के लिए। अब बारी आएगी मेरी इन बीड्स को कलर करने की। बीड्स को कलर करने के लिए हम गोल्डन कलर बनाते हैं। ठीक है, गोल्डन कलर का एक चैप्टर ऑलरेडी मैंने पहले डाला हुआ है, अगर आपको देखना हो गोल्डन सिल्वर का, वहाँ पर डाला हुआ है। एक आप यहाँ पर दोबारा देख लीजिए कि किस तरीके से बना रहे हैं। कोई भी एक एम्प्टी स्लॉट ले लो, जो भी आपको स्लॉट समझ में आता है। आप यहाँ पर गोल्डन कलर बनाने के लिए सेम चीज़ करनी है। वीरे से स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड से वीरे मटेरियल पे आ जाएंगे। अब हम बना रहे हैं कलर, गोल्ड कलर, मतलब कि गोल्ड की जो प्रॉपर्टी है, क्रोम है, उसको हम बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, गोल्ड बनाने के लिए RGBs का खेल होता है। RGBs का मतलब होता है आपका रेड, ग्रीन, ब्लू आपके सिस्टम पे। तो RGBs जो हैं, RGBs के आप कलर डाल लेंगे। रेड में आपका डलेगा 49, ग्रीन में आपका डलेगा 20 और ब्लू में डलेगा आपका 8। अच्छा, ट्राई कीजिए कि ये ना आपको याद हो जाए, और ये याद हो जाएगा, ट्रस्ट मी। कुछ टाइम के बाद जब आप काम करते रहेंगे तो एक पीरियड आएगा जब ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। याद होने के बाद आप कभी भी कहीं भी अगर बैठे हो तो आप झट से बना सकते हो। आपको कॉपी देखने की ज़रूरत नहीं है, अपना नोटपैड देखने की ज़रूरत नहीं। इसको ओके करके वहाँ आ गए। अब क्या है, हमारा जो गोल्ड है वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, रिफ्लेक्शन के लिए भी मटेरियल बनाना है। तो रिफ्लेक्शन के लिए भी हम लोग RGBs को छेड़ते हैं। RGBs को हम ओके करेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे 240, 161 और 80। ओके करेंगे अगेन। अब क्या है, यहाँ पर जो फ्रेशनल रिफ्लेक्शन है, फ्रेशनल IOR जो चीज़ होती है और फ्रेशनल रिफ्लेक्शन जो चीज़ होती है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपका मिरर, आपका क्रोम बनाने के काम आती है।
मिरर बनाना है कि क्रोम बनाना है, यही चीज़ डिसाइड करती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो फ्रेशनल IOR जो है, हम इसकी जो वैल्यू है इसको डाल देंगे 25 पे। अगर किसी को गोल्ड नहीं समझ आए तो ट्रस्ट मी, गोल्ड का एक क्लास है, पहले आप उसको देख सकते हैं, अदरवाइज आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं दोबारा एक वीडियो डाल सकती हूँ इसके लिए। इसके बाद है हम इसके रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस। रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस का मतलब मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता देती हूँ। रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस का मतलब आपका ये होता है कि आपको मटेरियल हाई ग्लॉस पे चाहिए, मिड ग्लॉस में चाहिए, मैट फिनिश में चाहिए, रफ फिनिश में चाहिए, उस हिसाब से। तो मेरा यहाँ पर जो ग्लॉसीनेस है मैं इसको करूँगी 0.998 और मैक्स डेप्थ जो है हम इसको कर देंगे 10। और यहाँ पर ये जो स्लॉट है हमारा, ये है बैकग्राउंड का स्लॉट। बैकग्राउंड क्या है कि अभी आपने जो गोल्ड बनाया है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है आपका मटेरियल स्लॉट पे, लेकिन जब आप काम करते हैं, आप इसको बैकग्राउंड ऑन करते हैं तो आपका ये मटेरियल स्लॉट पे दिखने लगता है। इसको आप अप्लाई कर दो, अप्लाई करने के बाद ये लग गया। छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मैटर करती है आपके इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ट्रस्ट मी बहुत मैटर करती है। सिर्फ LCD यूनिट, बेड और ये सारी चीज़ें बना देना काफ़ी नहीं है, अगर छोटी छोटी डेकोर आइटम्स लगाना, अपने बेडरूम को स्टाइल करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि एक खाली कमरे को फ़ोटोशूट करोगे या बेसिकली आप रेंडर करोगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप ट्राई करो कि थोड़ा बहुत उसमें ना चीज़ें लगी हों, मतलब लाइक आपके फ्लावर वाज रखे हों, आपका छोटी बुक्स वगैरह रखी हो, स्टाइल करना बेसिकली किसी चीज़ को वो ज़रूरी है। सेम चीज़ है, मेरा साइड टेबल है, अभी देखो ये ग्रुप में है तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ओपन किया तो इसके सारे पैसेज अपने आप में अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद मैं रैंडमली, मेरे जो कलर कमरे की थीम है वाइट और वुड में है, तो मैं उसको जिस रैंडम एक कलर में ड्रॉप उसके ऊपर कर रही हूँ, जो भी मतलब समझ में आएगा उसके हिसाब से। मटेरियल ऑलरेडी बना हुआ है तो मैंने उसको जस्ट असाइन कर दिया है, और जो बीच का सर्कल है मैं इसको गोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि हैंडल्स जो है वो गोल्ड कलर के या क्रोम में ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। Where is my color? Yeah. थोड़ा सा मैंने गोल्ड को ड्रॉप किया है ताकि वो अलग से दिखाई दे। मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये मेरा दोबारा क्लोज हो गया। और मैं क्या करूँगी, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये एक प्रोजेक्ट मतलब कि एक ऑलरेडी एक बना हुआ रूम है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए बनाया था। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो, मतलब ये मैं करती हूँ, या ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को पसंद आएगा, आप ये वाली चीज़ कर सकते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, जैसे ही आप उसको इंपोर्ट करते हैं उसी वक्त उसको मटेरियलाइज़ कर लो। क्योंकि उसी वक्त मटेरियलाइज़ करने से क्या होता है कि आप जब बहुत सारे ब्लॉक्स इंपोर्ट करके डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर करके डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने क्या देखा था और क्या डालना था, है ना? तो बेटर है, बेड डाला है, बेड का मटेरियलाइज उसी वक्त कर दो। आपने साइड टेबल बनाया, उसी वक्त कर दो। जो भी चीज़ करते हो, लाइट लगाते हो, एक लाइट का पूरा पैसेज बना दो, सारे पैरामीटर्स उसके सेट कर दो, उसके बाद उसको कॉपी करो। आपके लिए हार्ड वर्क नहीं रहेगा। हार्ड वर्क करना एक अलग चीज़ है, बट द स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन 3ds मैक्स ना। तो अभी मैंने वो वाला बना दिया, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अभी मैं इसको यहाँ से कॉपी कर दूंगी। इंस्टेंस में करो ताकि जो भी चेंजेस हो वो यहाँ पर आपके काम है। अब बच गया आपके कर्टन्स। कर्टन्स के ना मटेरियल्स मेरे पास पहले से ही हैं। कर्टन्स बेसिकली डिपेंड करते हैं कि आपका स्टाइल कैसा है, आपको कैसी चीज़ें पसंद आती है, व्हाट काइंड ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनर यू आर। तो आप टेक्सचर्स निकाल लो, सेम चीज़ पिंटरेस्ट से जाके निकाल सकते हैं, या कोई कंपनी है जो फैब्रिक मतलब कि सॉरी वो जो कर्टन्स बनाती है, फैब्रिक्स भी बनाती हैं, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ट्राई करो कि ऐसी चीज़ें निकले जो मार्केट में अगर आप दिखाओ तो आपको मिल जाए, क्योंकि जब आप कोई चीज़ बनाते हो, बनाने के बाद सपोज़ करो कि आपके क्लाइंट को पसंद आ गया, कहाँ से उसको बताओगे कि कहाँ मिलेगा? ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जब भी कोई चीज़ बनाओ, हमेशा ऐसी बनाओ कि आप डिज़ाइन अगर कर रहे हो, क्योंकि आप डिज़ाइनर हो, आप जस्ट बनाने के लिए तो नहीं बनाओगे, आपको उस क्लाइंट को प्रोवाइड भी करनी है वो वाली चीज़। सपोज़ करो कोई आपसे पूछता है कि कहाँ से आया, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कहाँ से आया, क्योंकि वॉलपेपर्स के डिज़ाइन, हर टाइप का डिज़ाइन वॉलपेपर पे भी नहीं मिल रहा। आपको बताना पड़ेगा उनको कि कहाँ से आया है, तो इस चीज़ का बस थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद कर्टन्स का एक था मेरे पास ऑलरेडी, तो वो मैंने
अप्लाई कर दिया कर्टन का नाम डाल के, सेंचुरी स्टैंडर्ड, वीरे मटेरियल, बिटमैप, सॉरी डिफ्यूज से बिटमैप पे जाके ये मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, ज़्यादा अच्छा नहीं है बट ठीक है। इसको मैंने अप्लाई कर दिया शो शेडेड मटेरियल इंपोर्ट करके, और मैंने इसको, ये दिखने लगा मेरा ऑलरेडी। अब ऐसे ही होता है जब हम लोग पुराना, जैसे हमने इसमें डबल शेड के कर्टन लगा रखे है ना, तो जो बैकग्राउंड का जो हमारा शेड रहेगा वो एक, सपोज करो कि आप एक बहुत ही लाइट कलर का फैब्रिक लगा रहे हो, लाइट कलर का फैब्रिक यानी कि वाइट कलर का आपको कर्टन लगाना है। अच्छा, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है, जनरली लोग वाइट कर्टन्स नहीं लगाते, कोई टेक्सचर होता है जो टिश्यू कर्टन्स होते हैं वैसा होता है, या फिर कोई ऑर्गेन्जा का कर्टन्स होता है वैसा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम बहुत ही एक ही सिंगल सा चेंजेस करते हैं। ये आप टेक्सचर्स में भी कर सकते हो, मतलब कि सपोज करो कि अगर मेरा ये वाला कर्टन था, मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर्टन बना सकती, ट्रांसपेरेंट नहीं ट्रांसलूसेंट कर्टन बना सकती थी ऑर्गेन्जा में और इन सारी चीज़ों में। बट हम क्या करते हैं, एक वाइट कलर हम लोग लेते हैं, बनाते हैं पीछे वाले कर्टन के लिए। स्टैंडर्ड से वीरे मटीरियल से मैंने कलर बनाया वाइट बना के मैंने कुछ और नहीं छेड़ना है, जस्ट जो रिफ्रैक्शन होती है, इस रिफ्रैक्शन का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। रिफ्रैक्शन एक फिजिक्स का वर्ड है जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, बेसिकली सिनोनिम्स जो होते हैं वो वाली चीज़ों में। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी कम करना मतलब जो चीज़ दिखाई दे रही है उसको हल्का सा ओपेसिटी कम करना। ओपेसिटी, रिफ्रैक्शन, ट्रांसपेरेंसी, ये सब एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड के सारे आगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन को जब हम छेड़ते हैं, हम इसको अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम होता रहेगा एडजस्टमेंट, जब आप रेंडर करके देखोगे उसके अकॉर्डिंगली। इसको इसके ऊपर अप्लाई कर दो और एक बार इसको फिर आप रेंडर करके देख लो कि ये चीज़ आपकी कैसी दिखाई देती है। जस्ट सेट योर कैमरा अकॉर्डिंग टू योर व्यू और उसके बाद आप इसको रेंडर करो। ओप्स, लाइट बहुत ज़्यादा है, इस लाइट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और पूरा का पूरा रेंडर होने के बाद ये चीज़ कैसी दिखाई देगी मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ। कोई और वीडियो चाहिए हो या कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में आपको समझ नहीं आया, या कोई ऐसी वीडियो जो आपको चाहिए, आपको लाइट्स में प्रॉब्लम है, आपको कैमराज में प्रॉब्लम है, आपको टेक्सचर्स, कुछ ऐसे टेक्सचर्स होते हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो वीडियो बना के आपके लिए दोबारा लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।